नमस्कार, मैं हूं बीरेन सिंह और स्वागत है आपका भारत समाचार के खास कार्यक्रम जो सत्ता के गलियारों की हलचल और कानाफूसी और चर्चा पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। कहावत है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। यूपी के अफसरों पर यह कहावत काफ़ी सटीक बैठती है। चाहे महामारी हो, चाहे मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा ईमानदार हो, अफसर डकैती नहीं करेगा तो छोटी मोटी चोरी करेगा। ताज़ा मामला मेरठ में पकड़ा गया है, जहां पर मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ के जिला आबकारी अधिकारियों ने मिली भगत करके सरकार के 11 लाख रुपए की शराब बेच डाली। अब जुगाड़ देखिए बेईमानी का क्या था। जब शराब फैक्ट्री से शराब चलती है मंसूरपुर से, तो ये औरैया के लिए ट्रक में शराब जा रही थी। अलीगढ़ में गाड़ी का एक्सीडेंट दिखाया गया कंटेनर का, और बताया गया कि करीब 300 उसके ऊपर पेटियां इसमें नष्ट हो गई। अलीगढ़ के जो आबकारी अधिकारी हैं शर्मा जी, उन्होंने बाकायदा इसका सत्यापन किया, धीरज शर्मा ने, कि हाँ काफ़ी पेटी शराब की नष्ट हो गई, गाड़ी पलट गई। और मुजफ्फरनगर के आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश सिंह, इन दोनों ने शराब माफिया से मिली भगत करके 11 लाख रुपए की शराब बेच डाली। पहला मामला पकड़ में आया, बन्ना देवी थाने में एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ये कोई पहला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले हुए और करोड़ों की शराब ये लोग पार कर चुके हैं। जब मेरठ पुलिस ने परतापुर थाने में 328 पेटी शराब पकड़ी, तब पता लगा कि ये क्या खेल चल रहा था। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहा, जिस तरह से इतनी बड़ी महामारी से हम लोग लड़ रहे हैं, उसमें भी आबकारी अधिकारी अपनी कमाई से बाज नहीं आ रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर मामले तो उजागर होते हैं, पकड़ में भी आते हैं, लेकिन कार्रवाई होती है कि नहीं ये लोगों को नहीं पता चल पाता। अब प्रमुख सचिव इसके बहुत ईमानदार माने जाते हैं, संजय भूस रेड्डी। अब उम्मीद करिए कि ये इन बेईमान अपने जिला आबकारी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये मानना होगा कि हिंदुस्तान का आदमी और अफसर ये बेहद जुगाड़ू है। आप चाहे उसको 7 ताले में बंद कर दो, लेकिन वो बेईमानी का कोई मौका चूकेगा नहीं। अब पूरी शराब गटक जा रहे हैं हजारों लाखों रुपए की, और सरकार को भी ये लाखों करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। अब देखना है कि इन अफसरों पर क्या कार्रवाई होती है। मिलन की जल्दी है, प्रेम की धीमी है रफ्तार। सियासत की पिच पर चाचा और भतीजे के मिलन की बड़ी चर्चा है, लेकिन अभी ये मिलन अभी आधा अधूरा है, क्योंकि भतीजे ने चाचा की सदस्यता वापस लेने के लिए याचिका वापस ले ली, और चाचा ने भी भतीजे को राष्ट्रीय नेता बताकर उनके सम्मान में उनके द्वारा किए गए इस काम को, उसके लिए धन्यवाद जताया। अखिलेश और शिवपाल के मिलन की प्रतीक्षा सियासत में बड़े दिनों से हो रही है, और ये बर्फ जो थी, वो दूरियां जो थी, अब नज़दीकियां बन रही, बर्फ पिघल रही है। जो तमाम सारे मसले थे उन पर बात भी हो गई है। चाचा ने लगातार बड़ा दिल दिखाया है भतीजे के लिए, उनको राजनीति का एक नया विकल्प बनाया है। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। थोड़ी निराशा उन्हें है जो भैया की नज़र में चढ़ने के लिए चाचा पर उस समय उन्होंने बड़े तगड़े तगड़े तीर छोड़ दिए थे। वो थोड़ा डरे हुए हैं कि अगर चाचा भतीजा मिल गए तो वो कहीं इनकी कटाई ना हो जाए। सियासत में कुछ लोगों के लिए मिलन बेहद अहम होगा, उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए भी अहम होगा, लेकिन ये अपने क्लाइमैक्स पर कब पहुंचेगा, अभी शायद विधानसभा चुनाव तक इसका इंतजार करना पड़ सकता है। समाज की कोई भी लड़ाई परिवार की एकता से जीती जा सकती है, ये बात मुलायम सिंह ने पहले साबित की है। अब उनके बेटे अखिलेश यादव और उनके भाई के बीच ये जो नज़दीकियां फिर से बढ़ी हैं, और अगर ये दोनों दल चाहे गठबंधन करें या विलय करें, स्वाभाविक है कि उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह तो बढ़ाएगा ही। चाचा और भतीजे के मिलन की ओर अब सबकी निगाहें हैं, और हम भी इस मौके पर यही कहेंगे कि मिलन की जल्दी है, प्रेम की धीमी है रफ्तार,
और मेरा बस चले तो मैं उसकी छत पे दूं प्लेन उतार। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में ऐसे ऐसे अफसर हैं जिनकी कला के आगे सरकार का हर दांव फेल है। ड्यूटी उनकी आजमगढ़ मंडल में लगी है, लेकिन वो बैठते लखनऊ में हैं। कैसा चमत्कार है, आदमी एक है, शरीर दो जगह काम कर रहा है। जब से कोरोना आया, सरकार ने प्रदेश के 18 मंडलों में करीब 75 अफसरों की ड्यूटी लगाई है, जो कमिश्नर के सहयोग करने के लिए लगाए गए हैं। उसमें आईएएस हैं, पीसीएस भी हैं। लेकिन यूपी सिडको के जो एमडी हैं, उनका मन आजमगढ़ में नहीं लग रहा है। आजमगढ़ में उनकी ड्यूटी है नोडल अफसर के तौर पर, लेकिन महोदय लखनऊ में ज़्यादा रहते हैं, यूपी सिडको में। अब उसके पीछे कारण क्या है? शिव प्रसाद ठेका पट्टा बांटने में मास्टर हैं, और जब एमएनडी नहीं रहेगा तो मासिक समीक्षा कैसे होगी? और मासिक समीक्षा के बहाने ही अधिकारी जुटते हैं और सारा हिसाब किताब होता है। तो ठेके पट्टे में शिव प्रसाद जो एमडी हैं, उनका मन ऐसा रमा कि वो आजमगढ़ छोड़कर रात के अंधेरे में लखनऊ भाग आते हैं। पता नहीं सरकार से अनुमति लेते हैं कि नहीं लेते हैं। भारत समाचार के कैमरे में वो लखनऊ के अपने ऑफिस में सिडको में कैद हो गए, फंस गए, सकपका गए, जवाब नहीं दे पाए कैसे आए हैं। बोले कुछ जरूरी काम था, समीक्षा करने आए हैं। लेकिन जो चर्चा है, और जो यूपी सिडको के एमडी और जो वहाँ पर अध्यक्ष हैं BR वर्मा, इन दोनों की जुगलबंदी है। जो करोड़ों अरबों के काम वहाँ ठेके पट्टे चल रहे हैं, धुआंधार वसूली का मामला चल रहा है। बिना अध्यक्ष जी और एमडी साहब की मिली भगत के और उनकी इच्छा के कोई भी काम किसी विभाग से आप ले जाइए, आपको मिलना नहीं है। पारदर्शी और ई टेंडरिंग के नाम पर जो शोषण ठेकेदारों का हो रहा है, वो अपने आप में एक जांच का विषय है। लेकिन उससे बड़ी जांच ये है कि शिव प्रसाद आईएएस अफसर हैं, आजमगढ़ मंडल में कोरोना की रोकथाम की उनकी ड्यूटी है, वो किससे छुट्टी लेकर आते हैं और कमिश्नर उनको कैसे छुट्टी देते हैं। और अगर वो बिना छुट्टी के रात के अंधेरे में छुप कर आ रहे हैं तो लखनऊ कार्यालय में बैठकर वो काम कर रहे हैं, सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? भ्रष्टाचार के कई रूप हैं। छुट्टी लेकर भी भ्रष्टाचार हो सकता है, और घर के काम काज के बहाने भी भ्रष्टाचार हो सकता है। तो अब रुपए की माया ही ऐसी है कि 200 किलोमीटर दूर बैठे रहो, खींच लाएगी। अच्छा, बुजुर्गियत में मौका मिला है, नौकरी के आखिरी फेज में है, तो राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। यूपी की ब्यूरोक्रेसी के कारनामों की चर्चा तो हम पावर सेंटर में खूब करते हैं, लेकिन आज एक ऐसे अफसर की चर्चा हो रही है जिसने अपने त्याग, अपनी मेहनत और बलिदान से सबका दिल जीता है। बात हो रही डीएम शामली की। डीएम शामली एक महिला हैं, जसजीत कौर, जो अपने काम से लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं। कोरोना जैसी महामारी में जसजीत कौर ने जो जनता की सेवा की है और प्रदेश में जो सरकार की साख बढ़ाई है, वो उनके आगे ब्यूरोक्रेसी के बहुत बड़े बड़े अफसर दांतों तली उंगली दबा सकते हैं। जसजीत कौर का बच्चा मात्र 1.5 साल का है। परिवार की परवाह किए बगैर वो लगातार अस्पतालों में जमी हैं, दौरा करती हैं, मरीजों के लिए खाने पीने और उनके दवा इलाज तक की व्यवस्था वो खुद देखती हैं। एक जिलाधिकारी की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो किसी इलाके से गुजरती हैं पैदल या उनकी गाड़ी गुजरती है तो लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। बड़ा गर्व होता है, अच्छा लगता है कि हमारे समाज में ऐसे भी अफसर हैं जो दूसरों की पीड़ा, दर्द और जनता को ही अपना सब कुछ समझते हैं। जसजीत 2012 बैच की आईएएस अफसर हैं और मूल रूप से पंजाब के अमृतसर की रहने वाली हैं। अर्थशास्त्र और कंप्यूटर की वो अच्छी जानकार हैं, अच्छी पढ़ाई की है, और डीएम के रूप में ये उनका पहला ज़िला है। पिछले 3-4 महीनों में उन्होंने जो योगदान इस शामली ज़िले को दिया है, इससे वहाँ की जनता उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और वो चाहती है कि ऐसे जिलाधिकारी का सानिध्य उन्हें मिले। नौकरी ज़्यादा नहीं हुई है,
लेकिन आचरण ने कई बड़ों को पीछे छोड़ दिया है। योगी सरकार में कई अधिकारी हैं जो जिलों में तैनात हैं, कई जिलों के डीएम रहने के बाद भी किरकिरी कराने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन जसजीत कौर जनता का दिल जीतने के साथ ही सरकार की उम्मीदों पर भी खरी उतर रही हैं। योगी सरकार की साख को उन्होंने बढ़ाया है। निश्चित ही ऐसे अधिकारी से प्रदेश का नाम रोशन होता है, जिले का नाम रोशन होता है। हम उम्मीद करेंगे और दुआ करेंगे कि वो स्वस्थ रहें और जिस जिले में भी रहें वहाँ शानदार काम करें और लोग जैसे उनका यहाँ सम्मान कर रहे हैं आने वाले दिनों में भी उनका यह सम्मान बरकरार रहे। भारतीय समाज में रिश्तों का बड़ा महत्व है और अगर कहीं रिश्ता जीजा साली का हो तो फिर तो कहीं नहीं क्या, फिर तो कहते हैं साहब कि सारी खुदाई एक तरफ और भाई एक तरफ। लेकिन जब भाई जहाँ बहन हो तो दुगुनी खुदाई एक तरफ हो जाए। मामला बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का है जहाँ एक जीजा अपनी साली के चक्कर में बड़े बदनाम हुए। अब बदनाम ये हुए कि जीजा जी जो है मेडिकल साइंस के प्रोफेसर थे, कंप्यूटर साइंस के, और जीजा जी जिस विषय के प्रोफेसर हैं उसी विषय में साली साहिबा ने एडमिशन ले रखा था। पेपर भी जीजा जी ने बनाया, कॉपी भी जीजा जी ने जांची, डॉक्टर विक्रम निरंजन। लेकिन भाई जब जीजा ही पेपर बना रहे हैं, कॉपी भी वही जांच रहे हैं, तो साली के नंबर तो बढ़ाने हैं, नहीं घर वाली अलग से और साली अलग से दोनों टूट पड़ेंगी। जीजा जी ने साली को सबसे ज़्यादा नंबर दे दिया। इसकी शिकायत हो गई बीसी से, बीसी ने इसको जांच कराई, जांच में मामला सही पाया गया। अब जीजा जी को परीक्षा से 3 साल के लिए डिबार कर दिया गया। ना तो वो कोई पेपर बनाएंगे ना तो वो कोई कॉपी जांचेंगे। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का ये इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला है। इतने तक होता तो ठीक था। एक मामला ये आ गया कि जीजा जी साली साहिबा के साथ टिकटॉक भी बनाते हैं, जो गाना वाना चलता है, और उस गाने में चूँकि रिश्ते के नाते गाने का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया कि जिनके आगे जी जिनके पीछे जी मैं उनकी साली हूँ। ये टिकटॉक भी बढ़िया चल रहा है, खूब देखा गया। तो रिश्तों का महत्व है लेकिन वो निजी जीवन तक। अब जीजा जी की जो जगहसाई और भद्दगी हुई वो तो हुई ही, ऊपर से यूनिवर्सिटी के काम से भी हटाए गए। लड़कों की जो है उनके ऊपर टांट वो अलग कस रहे हैं, आए दिन फप्तियाँ जीजा जी पर वो कस रहे हैं, साली पर अलग। न वो स्कूल जा पा रही न वो। लेकिन हमारे समाज में तमाम ऐसे उदाहरण रहे हैं, कई बार रहे हैं कि जब रिश्तों के चलते इस तरह की स्थितियां बनी हैं। अगर प्रतिभा है तो चाहे बेटा हो, बेटी हो, साला हो, साली हो, वो अपनी योग्यता के दम पर अच्छे नंबर हासिल करे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भारत जैसे देश में और ख़ास तौर से शिक्षक के लिए, जिसके लिए हम उम्मीद करते हैं और माना जाता है कि उसका आचरण उच्च कोटि का होगा, वो हर छात्र को अपने समान निगाह से देखेगा। वहाँ पर अगर ऐसी गलती हो जाती है, वहाँ पर पार्शियलिटी हो जाती है, तो जो शुचिता है परीक्षा की वो तो भंग होती ही होती है। साथ ही जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो भी निराश होते हैं, क्योंकि बहुत अधिक मेहनत और पढ़ाई करने के बाद भी अगर वो अव्वल नहीं आ पाते सिर्फ इसलिए कि जो अव्वल आया है वो किसी का रिश्तेदार है, ये भेदभाव उनके मनोबल को गिराता है। लेकिन जीजा और साली का रिश्ता कई सारी प्रतिभाओं पर भारी पड़ा और यही वजह है कि अब दोनों को जो है बैरंग कर दिया गया है, पैदल कर दिया गया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को वैसे भी ऐसे ईमानदार और तटस्थ शिक्षकों की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा हमारे देश में व्यवसाय है, शिक्षा हमारे देश में रिश्तेदारी से प्रभावित होती है, शिक्षा की वजह से हमारे देश से प्रतिभाएं पलायन करती हैं। ऐसा ना हो, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में इस पर और कठोर कार्रवाई होगी और जीजा और साली घर में जो मनाए, टिकटॉक बनाएं, चाहे एक दूसरे से हंसी मजाक करें, लेकिन पढ़ाई हमेशा सीरियसली होनी चाहिए। यूपी में कुछ डीएम ऐसे हैं जो सरकार की साख को बढ़ा रहे हैं, 4 चांद लगा रहे हैं।
लेकिन पीलीभीत के डीएम वैभव श्रीवास्तव सरकार के लिए गले की हड्डी बन गए हैं। उनके कारनामे सरकार की किरकिरी करा रहे हैं, मुसीबत खड़ी करते हैं। तमाम मंडलों में अधिकारियों को लगाया गया कोरोना को लेकर, वो कमिश्नर के अनुसार जिलाधिकारियों का सहयोग करेंगे, काम करेंगे, लेकिन इन सबसे बेपरवाह हैं डीएम पीलीभीत वैभव श्रीवास्तव। उन्होंने जनता कर्फ्यू का उल्लंघन किया, घंटा घड़ियाल का बजाकर, और रैली निकाल दी उन्होंने। कई बार वो सुर्खियां बटोरते रहे हैं। अब ताज़ा मामला उनके शौक को लेकर आया है। डीएम साहब शौकीन हैं, बंगले का सौंदर्यीकरण बढ़िया चाहते हैं, फूल पत्ती चाहते हैं, सड़क बढ़िया चाहते हैं, पूरे शहर की नहीं, जिले की नहीं, अपने घर की, अपने बंगले की। विधायक राम अगेश वर्मा ने उन पर खुलेआम आरोप लगाया भ्रष्टाचार का। मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की है और मुख्यमंत्री कार्यालय ने बरेली कमिश्नर को इसकी जांच भी सौंपी है। वैभव श्रीवास्तव वेंटिलेटर और अस्पताल के मामले में पहले भी सरकार को धोखा दे चुके हैं। सुर्खियां बटोरना उनकी आदत है, और कुछ और भी आदत है उनकी। कुछ अधिकारी होते हैं जो पद चिन्ह बनाते हैं, कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, और इनके जैसे लोगों के पोस्टर जिलों में लग जाते हैं। तो ये पोस्टर वाले डीएम साबित हो रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के यहाँ पर एक किसान की एसडीएम ने मूछ मुड़वा दी, उसमें भी डीएम साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। किसान यूनियन ने धरना दिया। कोई आदमी कर्ज नहीं चुका पा रहा है, गरीब आदमी, मारा पीटा, एसडीएम ने लाके बंद कर दिया, और उससे मन नहीं भरा तो उसकी मूछ मुड़वा दी। ये बैठे हैं वैभव श्रीवास्तव शान से गद्दी पर। अब इन्होंने सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों रुपया अपने बंगले पे खर्च कर लिया। कहाँ से आया पैसा? बताया जा रहा है स्वच्छता मिशन का पैसा डकार गए। ऐसे जिला अधिकारियों से आप क्या उम्मीद करेंगे, जो महामारी में अपने शौक पर ज़्यादा धन खर्च कर रहे हैं, ना कि इलाज पर या गरीबों के कल्याण पर। लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग पैदल चल रहे हैं, लोग बीमारी से परेशान हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, और साहब यहाँ पर अपने तमाम ऐशो आराम पर लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। विधायकों का जो शिकायतें हैं वो तो नक्कार खाने में तूती बन जा रही हैं। जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप है, कमिश्नर ने उसी से जवाब मांग लिया। क्या उम्मीद की जाए कि क्या इंसाफ होगा? लेकिन वैभव श्रीवास्तव जैसे अफसर सरकार के लिए गले की हड्डी बने, और हड्डी गले में अटकी हुई है। अब ये देखना होगा, या क्या मजबूरी है कि सरकार ये हड्डी क्यों नहीं निकाल पा रही है, कब निकालेगी, ये सरकार तय करे। लेकिन जनता इन सब चीज़ों को देख रही है और महसूस कर रही है कि उनके जो अधिकारी हैं, जो जिलों को चला रहे हैं, जिलों के मालिक बनकर बैठे हैं, वो उनको डिलीवरी क्या दे रहे हैं और क्या मैसेज जा रहा है। बहरहाल इस सप्ताह के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।